प्रसिद्ध यूनानी विद्वान अरस्तु ने कहा था कि राजनीति का लक्ष्य अधिकतम लोगों की भलाई करना है। अरस्तु का यह सिद्धांत राजनीति के लिए गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाता है। सवाल यह है, क्या आज ऐसा हो रहा है? आज ये सवाल कर्नाटक सरकार के कुछ फैसलों के बाद उठ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको कर्नाटक सरकार के उन फैसलों के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से हमें अरस्तु के गोल्डन स्टैंडर्ड का जिक्र करना पड़ा। कर्नाटक सरकार 4% मुस्लिम कोटा वाले बिल को राष्ट्रपति को भेजने पर विचार कर रही है। राज्यपाल 2 बार इस विधेयक को लौटा चुके हैं। सिद्धारमैया सरकार ने सांप्रदायिकता विरोधी टास्क फोर्स बनाया है। ये फोर्स सूबे के 3 जिलों मंगलुरु, उडुपी और शिवमोगा में काम करेगी। सांप्रदायिकता विरोधी टास्क फोर्स बनाने का सिद्धारमैया सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। कानून व्यवस्था ठीक हो, राज्य में हर नागरिक सुरक्षित हो, यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। लेकिन यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि सिद्धारमैया सरकार ने सांप्रदायिकता विरोधी टास्क फोर्स बनाने का फैसला सिर्फ कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नहीं किया है, इसके पीछे सियासत भी है। दरअसल दक्षिण कन्नड़ जिले में अब्दुल रहमान नाम के युवक की हत्या हो गई। हत्या से नाराज कांग्रेस के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यानी मुस्लिम हित की बात करने वाली कांग्रेस में मुस्लिम नेता ही सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे रहे हैं। मुस्लिम नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर सिद्धारमैया सरकार पर सवाल उठाए। इसके बाद सांप्रदायिकता विरोधी टास्क फोर्स बना दिया गया। यानी सिद्धारमैया सरकार का यह फैसला बेशक कानून व्यवस्था के लिए उठाया गया, लेकिन फैसले के मूल में तुष्टीकरण है। इससे तुष्टीकरण क्यों कहा जा रहा है, इसे भी समझिए। 23 मई को हमने डीएनए में दिखाया था कि हावेरी में गैंगरेप के 7 आरोपियों ने बेल मिलने पर जुलूस निकाला। जब वीडियो वायरल हुआ और सवाल उठे तो पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। 24 मई को हमने कर्नाटक के कट्टरपंथी शरिया गैंग की खबर भी दिखाई थी। हमने विस्तार से बताया था कि कैसे शरिया गैंग के मेंबर सड़क पर उन मुस्लिम लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ नजर आती है। कई बार इनसे मारपीट भी होती है। सिद्धारमैया सरकार को अगर सचमुच कानून व्यवस्था की फिक्र होती तो शरिया गैंग के दहशत वाले इलाके में भी सांप्रदायिकता विरोधी टास्क फोर्स को तैनात किया जाता, क्योंकि यह मुद्दा भी कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए तुष्टीकरण वाला आरोप अब लग रहा है। कर्नाटका स्टेट जो है पूरा एक शांति प्रिय स्टेट था और एक वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट था। इसको इन लोगों ने एक बीमारू स्टेट और एक जंगल राज्य यहाँ पे बना के रखा है। इन लोगों को हमारी राज्य की सुव्यवस्था करना नहीं आता है, तो इन लोगों को इमीडिएटली इस्तीफा दे देनी चाहिए। पहले मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण का बिल, फिर खास इलाकों में सुरक्षा के लिए सांप्रदायिकता विरोधी टास्क फोर्स की तैनाती। ये फैसले क्यों किए जा रहे हैं, इसे समझने के लिए हमें कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक का गणित भी समझना होगा। कर्नाटक की आबादी में करीब 13% मुसलमान हैं। सूबे की 23 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट असरदार है। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 9 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते थे। यहां हम आपको बताना चाहेंगे, कर्नाटक कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह प्रांत है। कांग्रेस ने कर्नाटक से ही अपनी 5 गारंटी वाले मॉडल की शुरुआत की थी। नेताओं के लिए कहा जाता है कि वो कम से कम वोट के मामले में बहुत दूरदर्शी होते हैं। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में करीब 17% मुस्लिम आबादी है। इस वोट बैंक पर विपक्षी महागठबंधन की नजर है। तो क्या कांग्रेस कर्नाटक मॉडल तैयार कर रही है? क्योंकि चुनाव में हर पार्टी अपने मॉडल का बखान करती है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास वाले मॉडल की बात करती है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल मॉडल यानी फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करती है। क्या कांग्रेस इसी तर्ज पर कर्नाटक मॉडल बना रही है ताकि एक खास वोट बैंक को रिझाया जा सके? यह सियासी सवाल है। ऐसे आरोप पहले भी लगते रहे हैं। हम इन आरोपों पर कुछ नहीं कहेंगे। हम आखिर में फिर अरस्तु की बात याद दिलाना चाहते हैं कि राजनीति का लक्ष्य अधिकतम लोगों की भलाई करना है। जी न्यूज़।